नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, 26 अप्रैल 2024 से सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आवेदन आरंभ हो चुका है। फेज 1 के जैसा ही फेज 2 में भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान हैं, वे दुविधा में हैं, उनके मन में संशय है, भय है कि सक्षमता परीक्षा हेतु वे आवेदन करें अथवा न करें, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 1 के दरमियान बहुत सारी ऐसी बातें थी जो गुमनामी के गर्त में छुपा हुआ था। लेकिन माननीय हाईकोर्ट का जब से फैसला आया है तब से सारे कुछ खुल करके सामने आ चुके हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि माननीय हाईकोर्ट का जो निर्देश है, जो आदेश है, जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर के सक्षमता परीक्षा से जुड़े जो उन्होंने महत्वपूर्ण जो सुनवाइयाँ की हैं, जो उन्होंने अपने जजमेंट में, अपने ऑर्डर में, अपने ऑब्जर्वेशन में जो उन्होंने कही है बातों को, वह प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के जेहन तक वो बात घुस नहीं पाया है, जिसे लेकर के आज भी संशय है। और साथ ही जो शिक्षक संघ संगठन है, जो नेतृत्वकर्ताएं हैं, उनका भी अलग अलग मंतव्य है। वे भी दो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि क्षमता परीक्षा दें, डरे नहीं, किसी के बहकावे में न आए, तो कुछ का कहना है कि क्षमता परीक्षा न दें क्योंकि क्षमता परीक्षा सरकार और विभाग का एक षड्यंत्र है, साजिश है। यदि नियोजित ही आप रहते हैं तो विशिष्ट शिक्षक से अत्यधिक आपको लाभ मिलेंगे। तो आखिर अंतर क्या है नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में? क्यों कुछ का मानना है कि विशिष्ट शिक्षक बन जाना ही बेहतर होगा और क्यों कुछ का कहना है कि नियोजित ही रहने में बेहतर है? तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि मैं जो भी बातें कहूंगा वो आपके विवेक पर निर्भर होगा कि आप किस रूप में इसे लेते हैं और आपका अंदर का जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसके आधार पर आप निर्णय क्या लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। गुरुजनों, सर्वप्रथम जो छठे फेज के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, छठे चरण में जो जिनकी नियोजन हुई है, उनके लिए नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में विशेष अंतर नहीं है। सिर्फ यही है कि यदि आप छठे चरण में हो और आप नियोजित ही रह जाते हो तो फिर आपका वेतन भत्ता जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो फिर आपको 10 से 15,000 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। तो छठे चरण में जो है उनके लिए बेहतर है कि वे क्षमता परीक्षा दें और विशिष्ट शिक्षक बन जाए। लेकिन जिनके पास 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल का कार्य अनुभव है, जो आज के टाइम में 48,000, 50,000, 55,000 जो वेतन उठा रहे हैं, क्या उनके लिए विशिष्ट शिक्षक बनना क्या आगे भविष्य के लिए खतरा हो गया या सहूलियत होगा? इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि माननीय हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर के और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो बातें कही गई हैं उसमें काफी कुछ अंतर देखने को मिला है। अब यह जो साजिश और षड्यंत्र वाली जो बात है, काफी हद तक यह सही भी दिखता है कि जो पुराने नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आने वाले भविष्य में उन सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को अत्यधिक वेतन देना पड़ेगा जो बिहार सरकार को नागवार गुजर रहा है। इसलिए वह बीच में सक्षमता परीक्षा ला करके और उन सभी पुराने अनुभवी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो वर्षों से सेवारत रहे हैं, निरंतर वो सेवा प्रदान करते रहे हैं, जिनका आज 50,000 के आसपास वेतन है, आने वाले 5-7 साल 10 साल में उनका वेतन 80,000 90,000 हो जाने की उम्मीद है, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा अनुभव प्राप्त होता है, ऐसा अनुमानित लगता है, ऐसा देखने को मिलता है विशिष्ट शिक्षा नियमावली के जरिए। तो आखिर क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं या अन्य जो अनुभवी जो ज्ञानी लोग हैं वे आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप सभी को बार बार सतर्क और सजग कर रहे हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें पॉइंट 59 और 60 आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो उसमें जो भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को लाभ प्राप्त है सरकार के द्वारा और जो बिहार सरकार या विभाग जो विशिष्ट शिक्षकों को देना चाहती है, तो इन दोनों में काफी फासले देखने को मिलते हैं। नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों के यदि देखा जाए तो माननीय कोर्ट का कहना है कि सरकार जो जो सुख सुविधाएं और लाभ जो नियमित शिक्षक को दे रही है वो सारे सुख सुविधाएं और लाभ नियोजित शिक्षक को भी प्राप्त है। लेकिन अब इसमें क्यों आखिर ऐसा सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है? सोचने वाली समझने वाली बात है। अब आपको देखने की बात है जो नियमित शिक्षक है उन्हें क्या क्या लाभ मिल रहा है। तो उनके अनुभव के आधार पर उनको पदोन्नति मिलता है, उनको वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, स्थानांतरण का लाभ उनको मिलता है, ग्रेजुएटी उनको मिलता है, उनको भविष्य निधि का लाभ प्राप्त है, उनको जब रिटायर करेंगे तो उनको पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट मिलेगा,
साथ ही ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो है वो उनको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो लाभ है नियमित शिक्षकों को प्राप्त, अन्य प्रकार के अलाउंसेज है, चाहे वो होम अलाउंस हो, मेडिकल अलाउंस हो, ये सारे नियमित शिक्षक को प्राप्त हैं। और ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जाता है कि नियोजित शिक्षकों को ये सभी देय नहीं है, जबकि माननीय हाईकोर्ट का साफ साफ कहना है कि नियोजित शिक्षकों को जो भी आप लाभ दे रहे हैं, चाहे वह ग्रेजुएटी का है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का है, चाहे वह प्रोविडेंट फंड का है, चाहे अलाउंसेज का है, वो होम अलाउंस हो, चाहे मेडिकल अलाउंस हो, चाहे पदोन्नति का है, वेतन वृद्धि का है, वेतन संरक्षण का है, सेवा निरंतरता का है, वो सभी लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलने चाहिए। साथ ही नियोजित शिक्षक के जो रिटायरमेंट उनका होता है तो उनका रिटायरमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि पीएफ उनका कट रहा है तो रिटायरमेंट उनको मिलेगा और पेंशन भी उनको मिलेगा। तो ये सारे लाभ जो है वो देय है, लेकिन सरकार गुमराह कर रही है। और यह जो नियमित और नियोजित शिक्षकों को जो समान लाभ सभी प्राप्त हैं, यह आरटीई एक्ट 2009 जो यूपीए के टाइम पर जो कांग्रेस की या फिर उस समय कांग्रेस जिस संगठन में थी यूपीए, तो उस समय मनमोहन सरकार के समय ही आरटीए 2009 के जरिए जो है सारे जो नियमित शिक्षकों को लाभ प्राप्त है वो सारे लाभ जो है वो नियोजित शिक्षकों को भी प्राप्त है। आरटीई एक्ट का जो 23 कंडिका है उसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताया गया है उसमें सारे चीज वर्णित है, उसे भी आपको समझना और पढ़ना चाहिए कि आखिर आरटीई एक्ट 2009 का 23rd पारा जो है उसमें जो उप पारा जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसमें क्या कुछ दर्शाया गया है, तो उसमें भी साफ चीज लिखा हुआ है। जो माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है 59 और 60 पॉइंट नंबर, तो वह उसी आरटीई एक्ट 2009 का जो पारा 23rd है और उसमें जो उप पारा जो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड है उसमें जो बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया वो सारे जो है वो माननीय हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है उसी के आधार पर, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो संसद से पास है ना। आरटीई एक्ट 2009 एक विधेयक लाया गया, उसको बिल बनाया गया, तो वह जो है माननीय संसद से पास है, वो संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा से पास है, राष्ट्रपति का उस पर अनुमोदन है, तो वो एक विधेयक है, तो उसको कौन टाल सकता है। अब इसको हटाने के लिए जो है फिर से जो है इसको लोकसभा राज्यसभा जाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है ये हटेंगे, तो हटाया नहीं जा सकता है। तो लेकिन यह बात जो है आरटीई एक्ट 2009 के पारा 23rd की जो बातें हैं और उसी के आलोक में माननीय हाईकोर्ट पटना का जो ऑब्जर्वेशन रहा जिसमें 59 और 60 पॉइंट नंबर उन्होंने दर्शाया है, तो ये बात जन जन तक पहुंचेगा कैसे, इसको पहुंचाया नहीं गया और इसे लेकर के बहुत भारी कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया। अब जो है आपने देखा सक्षमता परीक्षा जो फेज 1 हुआ उसमें बहुत ज्यादा असमंजस थे, उसमें डराया धमकाया भी गया विभाग और सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय तक यह निर्णय नहीं आए थे कि जो माननीय अपर मुख्य सचिव एससीएसटी के पाठक के द्वारा जो 5 अधिकारियों का जो कमिटी था जिसमें एससीएस पाठक थे, बिहार सेकेंडरी मिशन बोर्ड के चेयरमैन थे, एससीईआरटी के महानिदेशक थे, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक थे, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक थे, तो इन सभी ने जो मिलकर के फैसला लिया था कि नियोजित शिक्षक जो परीक्षा नहीं देंगे, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहेंगे, उन सभी को नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो इसको लेकर के फिर बहुत सारे हंगामे हुए, तब जाकर के प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया मंत्रालय के स्तर से। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, माननीय कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा। कोर्ट ने जो है जवाब तलब किया, शपथ पत्र लिया सरकार और विभाग से। शपथ पत्र में सरकार ने कहा कि नहीं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, जो नियोजित रहना चाहेंगे उन्हें नियोजित ही रखा जाएगा। तो उस समय संशय दूर हुआ। हालांकि उस माननीय हाईकोर्ट के फैसला आने से पूर्व तक परीक्षा भी हो गए थे, सारी प्रक्रियाएं हो गई थी, तो डर करके सहम करके ऐसा लगा कि नहीं जनता परीक्षा देंगे तो उनकी नौकरी खतरे में चली जाएगी, नौकरी से निकलना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भरा फॉर्म। अब सेकेंड फेज जो है इसमें तो काफी कुछ क्लियर हो चुका है, अब किसी के मन में डर भय संशय है नहीं कि उनको नौकरी जाने का तो कोई खतरा है नहीं। अब जो क्षमता परीक्षा पास करके और ज्वाइन करेंगे वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, जो क्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे, नहीं देंगे या पास भी करेंगे ज्वाइन नहीं करेंगे तो नियोजित शिक्षक के रूप में रहेंगे वो। अब कहीं से कोई तो संशय है ही नहीं ना कि उनको लाभ नहीं मिलेगा, और सारे लाभ जो नियमित शिक्षकों को मिल रहा है वो सारे सुख सुविधा और लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, ऐसा माननीय हाईकोर्ट का कहना है। और इसे एक्सप्लेन भी किया गया है कई बुद्धिजीवियों को द्वारा, तो आप तक ये पहुंचने चाहिए और आपको ये समझने चाहिए कि आपको लाभ क्या है और नुकसान क्या है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो छठे फेज से आए हुए हैं उनको क्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन जाने में ही उनके लिए बेहतर है, उनके लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, इसलिए उन्हें देना चाहिए। लेकिन जो 14 साल 15 साल 18 साल जिनके पास कार्य अनुभव है उनको जो है विशिष्ट शिक्षक बनने में बहुत ज्यादा लाभ नहीं नजर आ रहा है। जो नियोजित ही रहते हैं तो उनको हो सकता है कि विशिष्ट शिक्षक से ज्यादा उनको फायदा मिले, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है उसमें सेवा निरंतरता की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि
जो 14 साल, 18 साल, 15 साल से जो लगातार सेवा में हैं, तो उस कार्य अनुभव का विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनको वेतन वृद्धि, पदोन्नति एवं अन्य जो लाभ मिलते हैं कार्यानुभव के आधार पर, उनको प्राप्त हो पाएंगे अथवा यह स्पष्ट नहीं है। यदि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं और पहले का जो कार्यानुभव आपका रहा है 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल का, यदि उस कार्यानुभव का आपको लाभ नहीं मिलता है तो फिर आप फंस जाएंगे, आप गच्चे में चले जाएंगे, क्योंकि विभाग की तरफ से स्पष्ट नहीं कहा गया है कि आपको पिछले कार्यानुभव के आधार पर पदोन्नति या वेतन वृद्धि आपको मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे। क्योंकि उसमें तो स्पष्ट है ना कि क्षमता परीक्षा आप देंगे, काउंसलिंग होगा, उसके बाद जिस दिन आप योगदान लेते हैं नए विद्यालय में, उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, अर्थात नियोजित शिक्षक का टैग हट जाएगा, आप विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, यानी कि रिफ्रेश हो जाएंगे, आप नए शिक्षक हो जाएंगे। आपको जो नए विद्यालय में आप जाएंगे तो वहां पे जो पूर्व से कार्यरत जो बीपीएससी शिक्षक होंगे या जो नियोजित शिक्षक होंगे, उनसे आपका वरीयता भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप वहां नए शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, आपका तो टैग ही बदल गया। नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, अब विशिष्ट शिक्षक आप हो जाएंगे, तो टैग ही चेंज हो गया, आप अलग ग्रुप में ही चले गए, तो उस दिन से आपका काउंट होगा, यानी कि वरीयता भी आपका कम हो गया ना। आप प्रौढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, पहले से आप सरकारी शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं, बावजूद इसके आपका वरीयता इस वजह से कम हो गया कि आप क्षमता परीक्षा दे करके आए और विशिष्ट शिक्षक आप ग्रुप में आप योगदान नए रिफ्रेश के तौर पर आपने लिया, न्यू आप टीचर हो गए, इसलिए आपका वरीयता जो टीआर 1 टीआर 2 के ऐसे शिक्षक जो बनकर के आए, नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक, उनसे और नियोजित शिक्षकों से भी आपका वरीयता कम हो जाएगा। तो यह भी आपको समझने और सोचने की आवश्यकता है कि विशिष्ट शिक्षक के बनने के बाद आपका कौन कौन से जो वैल्यू है वो आपको कमतर देखने को मिल रहा है। तो यदि सरकार विभाग ये स्पष्ट कर देती कि नहीं, वरीयता उनको वही रहेगा जो वरीयता थी, उनको पिछला कार्यानुभव के आधार पर उनको जो भी एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी लाभ मिलते हैं, चाहे वो वेतन वृद्धि हो, पदोन्नति हो या अन्य जो लाभ मिलते हैं, वो सभी मिलेंगे, तो फिर ये सही होता, लेकिन स्पष्ट नहीं है। तो इसमें कह पाना मुश्किल है कि यह साजिश है, षड्यंत्र है, या फिर वास्तविक सकारात्मक मंशा के तहत जो है ये क्षमता परीक्षा लेकर के विशिष्ट शिक्षक एक अलग कैटेगरी तैयार किया गया और उसके तहत सभी नियोजित शिक्षकों को जो है रिफ्रेश के तौर पर नए शिक्षक के रूप में जो है वह पदस्थापित किया जा रहा है। स्थानांतरण को लेकर के भी इसमें जो है अब मनमाने ढंग से विभाग और सरकार जो है वो यत्र तत्र भेज दिया जा रहा है सभी लोगों को। मैंने आपको पिछले की वीडियो में 5 प्रकार के ऐसे बिंदुओं को चर्चा किया है, वो 5 बिंदु ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सरकार और विभाग कहीं ना कहीं साजिश कर रही है कि तंग होकर के, शोषित और प्रताड़ित होकर के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे जितने भारी तादाद में उनकी नियुक्ति है, उतनी भारी तादाद में वो उनकी सेवा मुक्ति भी हो जाए, वे खुद ही त्याग पत्र इस्तीफा देकर के चले जाए। तो बहुत तरह की बातें हैं जिससे साजिश का बू आ रहा है, षड्यंत्र का बू आ रहा है, और बिहार सरकार एससीएस के पाठक के कांधे पर बंदूक रख करके और चलाने का प्रयास कर रही है, और वह जो एसएस के पाठक के कांधे पर बंदूक रख करके जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उस बंदूक से निकला हुआ एक एक गोली जो है वो हमारे बिहार के पिछले वर्षों से, कहें कि दशक से भी अधिक दिनों से जो सेवा देते आ रहे हैं, उनके छाती को छलनी कर रहा है। यह बेहद ही असहनीय है, यह शर्मसार कर देने वाली बात है, यह अपमान करने वाली बात है। तो अब निर्णय आपको लेना है कि आपको करना क्या है। आप विशिष्ट शिक्षक ही रहना चाहेंगे, या फिर आप नियोजित शिक्षक ही रहना चाहेंगे, या फिर आप क्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप जो है रिफ्रेश के तौर पर नए शिक्षक बनना चाहेंगे। तो क्षमता परीक्षा को लेकर के अब काफी कुछ क्लियर है। एक और बात इसमें सामने आ रही है कि फेज 1 का भी काउंसलिंग भी नहीं हुआ है, और काउंसलिंग होगा उसके उपरांत ही जो है आपका विद्यालय अलॉटमेंट होगा। जैसा कि पूर्व से विभाग के द्वारा कई पत्र जारी किए गए, समाचार पत्रों में भी आपको देखने को मिला कि जो है फर्स्ट फेज वालों को शहरों में पदस्थापित किया जाएगा। अब आप सोचिए, अभी जो है 10 दिनों के अंदर फेज 2 का भी आवेदन हो जाएगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य मई से ही जो है एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएंगे। तो अर्थात फेज 1 का काउंसलिंग और फेज 2 का काउंसलिंग हो सकता है कि एक ही साथ ले लिया जाए, और जब एक ही साथ लिया जाएगा तो फिर दोनों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात ये जो शहर में पदस्थापित करने की जो बात है, उसमें भी आपको धोखा मिलने का बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सरकार को, विभाग को यह क्यों करने की आवश्यकता पड़ी कि एक आपने जो परीक्षा लिया उसका अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है, उसका भी सारी प्रक्रियाएं अभी संपन्न नहीं हुई हैं, उनको विद्यालय अलॉटमेंट नहीं हुआ है, पदस्थापना नहीं हुई है, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, फिर फेज 2 का आवेदन आरंभ करना, मई में ही एग्जाम लेने की बात कहना, और फिर एक साथ आप काउंसलिंग कराएंगे, जैसा कि आपके बू आ रही है, ऐसा कि आप ऐसे मन में आपकी मनसा है। अब आप समझ लें, जब काउंसलिंग कराना था फेज 1 का, तो निर्वाचन आयोग से आदेश इनको लेना पड़ा, निर्वाचन आयोग इनको आदेश नहीं दिया, काउंसलिंग नहीं करा, जबकि अन्य सारे तो चल ही रहे हैं। आपने देखा कि डीएलएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन चले, इसी बीच आवेदन भी हो रहे हैं, बीएड का आवेदन स्थगित कर दिया गया और क्षमता परीक्षा का आवेदन ले रहे हैं। क्षमता परीक्षा का जो वो भी फेज 2 का जो परीक्षा है वो भी मई में संपन्न कराने की बात कही जा रही है, जबकि स्टेट
जो दिसंबर में ही आवेदन हुआ था, 4 महीने हो गए आवेदन को, अब तक स्टेट परीक्षा आयोजित नहीं किया जा चुके हैं। अब जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो रद्द हुआ, वो चुनाव बाद जो है आयोजित करने की बात कही जा रही है। तो फिर सक्षमता परीक्षा क्यों आखिर? तो इन सारी बातों को यदि अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं विभाग और सरकार की मंशा जो है वह उसमें खोट है। निजी शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित करने का, साथ ही क्षमता परीक्षा के आड़ में उनकी जो वेतन वृद्धि है, उनकी जो पदोन्नति है या अन्य जो लाभ नियोजित के तौर पर उनको मिलने वाला है कार्यानुभव के आधार पर, वो सभी जो है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जो है उसको हलक जाना चाहती है, उसको जो है चपक जाना चाहती है, उसको खा जाना चाहती है, उसको गटक जाना चाहती है। तो फैसला आपको लेना है और उचित निर्णय ले। अन्य माध्यमों से आप अन्य रिसोर्सेज से आप जो है जुटाएं जानकारी और आप खुद ही निर्णय लें कि आपको करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।